सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। ताबिश हुसैन, सबसे पहले आपको राज्यसभा लिए चलते हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त बोल रहे हैं। टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन का एक नया प्रयोग शुरू किया। एक ड्रग की पुड़िया मिलती है तो ड्रग देश में कहां से आई वहां तक का इन्वेस्टिगेशन होता है, वो इंडिविजुअल केस नहीं माना जाता है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा में अगर ड्रग पकड़ा जाता है, पोर्ट पर भी पकड़ा जाता है, एयरपोर्ट पर भी पकड़ा जाता है, तो वो पुड़िया बनकर कहां जाने वाला था वहां तक का इन्वेस्टिगेशन होता है। और इसके बहुत अच्छे नतीजे भी हमें, मगर ये चुनौती का प्रभाव पर्सनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर देश का आर्थिक नुकसान और देश की सुरक्षा का नुकसान, चतुष्कोणीय दुष्प्रभाव है। और ड्रग मनी का उपयोग नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, क्रिप्टो करेंसी के चलन में वृद्धि, क्रिप्टो करेंसी का भी ड्रग के चलन में उपयोग, इसके बहुकोणीय हमले को देखकर हमने भी इसी तरह की नीति अपनाई। 2019 में गृह मंत्रालय ने 4 स्तरीय एनकोड मैकेनिज्म का गठन किया। जो एक शीर्ष स्तरीय एनकोड है वो यहां भारत सरकार में स्थित है। फिर कार्यपालक स्तरीय पर जहां सचिवों और राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपीज हैं। फिर राज्य स्तरीय है जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होता है। और फिर जिला स्तरीय है जो डीएम की अध्यक्षता में होता है। और अब तक 5 साल में 7 शीर्ष स्तरीय बैठक हुई, 5 कार्यकारी स्तर की, 191 राज्य स्तर की और 6750 जिला स्तर की बैठकें हो चुकी हैं। इसको मिनिटाइज करते हैं। एक सुरक्षित चैनल के माध्यम से एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होता है। और जहां राज्यस्तर गुना है वहां जेसीसी का भी गठन हमने किया गया है। एनसीबी की कैडर को भी हमने मजबूत किया है। 5 नए जोनल कार्यालय, 4 नए क्षेत्रीय कार्यालय, 12 सब जोनल कार्यालय और समुद्री मार्ग को भी पूर्णतया सील करने के लिए नौसेना, हमारा तटरक्षक, राज्य की पुलिस और कस्टम सभी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। कई प्रकार के संस्थागत रचना भी की गई है। निदान नार्को अपराधियों को एक्सचेंज के लिए एक डेटाबेस बना है, एनकोड पोर्टल बना है, एनसीबी भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स बनाया है। वो अब बाइसेग है, वो इसका काम कर रहा है। ड्रग नेटवर्क चार्ट का मैपिंग भी किया गया है। और हमने कई सारे नए इनिशिएटिव लेकर कॉलेज तक जागरूकता को पहुंचा है। संपत्ति की जब्तियां और कई प्रकार के कठोर कानूनों से हमने इस पर अटैक किया है और परिणाम आया है मान्यवर, जो आंकड़े मेरे एक साथी ने भी एक अलग दृष्टिकोण से बताया। मगर मैं अप्रोच में बदलाव सरकारें बदलने के साथ कैसे होता है वो बताना चाहता हूं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे पड़ोस के 2 एरिया गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट के नाम से जानते जाते हैं। वो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट इसलिए कहे जाते थे कि वहां से ड्रग उत्पन्न होकर पूरी दुनिया में जाती थी, पैसा कमाने का जरिया था। हमने बहुत प्रयास कर पूरी दुनिया ने आज इसको डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रेसेंट के नाम से स्वीकारना शुरू किया है। मान्यवर, नजरिए का बदलाव है। ड्रग व्यापार नहीं है, पूरी दुनिया के युवाओं के लिए खतरा है, नस्लें बर्बाद करने का साधन है। और अब डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रेसेंट को पूरी दुनिया अलग अलग करने के लिए एकजुट होती जाती है। मान्यवर, मैं फिर से एक बार 4 से 14 और 14 से 25 की कंपैरिजन कहना चाहता हूं।
किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। जब्त ड्रग्स 2004 से 14 में 25 लाख किलोग्राम थी और अब बढ़कर 1 करोड़ किलोग्राम से ज्यादा हुई। अब कुछ सदस्यों ने कहा कि आपके समय में बढ़ गया। अरे भैया, बढ़ नहीं गया, पहले से बढ़ा हुआ था, हमने पकड़ना शुरू किया जो आप नहीं पकड़ते थे। क्या नजरिया है हमारा? खून की संख्या घटाने के लिए खूनी को न पकड़ो, क्या बात हो गई है? हमने ड्रग ज्यादा पकड़ा तो हमें कहते हैं आपके समय में बढ़ गया। अरे बढ़ नहीं गया है, रोका भी हमने है, समाप्ति हम ही कर देंगे। और साहब, क्वालिटी ऑफ ड्रग 4 से 14 में 40,000 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया और अब 1,50,000 करोड़ रुपए का ड्रग। क्योंकि ये जो एडकोड की सिस्टम बनी है, हमने इन्वेस्टिगेशन की पद्धति में बदलाव किया, माननीय वाले, इसका परिणाम। और गत 5 साल में 14,000 करोड़ से अधिक का 23,000 किलो सिंथेटिक ड्रग भी हमने नष्ट कर दिया, माननीय। और डिस्पोज पकड़ा हुआ उनका हमने जलाया। इन्होंने 10 साल में 3,36,000 करोड़ का केजी ड्रग्स जलाया, हमने 31 लाख केजी ड्रग जलाया। हमने टोटल देश भर में 72 लेबोरेटरी सिंथेटिक ड्रग बनाने की, पहले एक भी नष्ट नहीं हुई, 4 से 14। हमने 72 लेबोरेटरी को पकड़कर नष्ट करने का काम किया है, इनकी संपत्ति को। अफीम की विनिष्टीकरण एकड़ में, मैं आंकड़ा कहता हूं, पहले मैक्सिमम आंकड़ा 300 एकड़ था आपके जमाने में। 2020 में 10,700 एकड़, 21 में 11,200 एकड़, 22 में 13,700 एकड़, 23 में 31,000 एकड़ और 24 में जून तक 10,000 एकड़। पहले 300 एकड़ से बढ़ता नहीं था। हमने ड्रोन का उपयोग कर सैटेलाइट का उपयोग कर अफीम की खेती को नष्ट किया। अफीम ही नष्ट कर देते हो तो न बचेगा बांस, न बनेगी बांसुरी। मान्यवर, ड्रोन, सैटेलाइट और आधुनिक तकनीकों का हमने उपयोग भी किया है और कुछ मामले कांग्रेस के समय में 1,73,000 दर्ज हुए थे, हमने 6,56,000 मामले किए। कांग्रेस के समय में पीट एनडीपीएस का उपयोग एक भी बार नहीं किया गया था, हमने 2,453 लोगों को पीट एनडीपीएस के तहत जेल में डाला, जिसमें बेल का प्रावधान नहीं है। मान्यवर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ड्रग अफगानिस्तान से लंका की ओर जाता है। ये बार बार आरोप करते हैं कि गुजरात से ड्रग क्यों पकड़ा जाता है, गुजरात से ड्रग क्यों पकड़ा। मैं तो चाहता हूं हर राज्य पकड़े भाई, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पकड़ा जा रहा है क्योंकि हमारी सरकार का नियम है 1 किलो ड्रग भारत में न आने देंगे, ना भारत से कहीं बाहर जाने देंगे। और इसलिए गुजरात और महाराष्ट्र के दरिया किनारों से करोड़ों करोड़ों लाखों करोड़ों का ड्रग पकड़ा गया। सागर मंथन 1, सागर मंथन 2, सागर मंथन 3, तीनों एक्सरसाइज में कई किलो ड्रग पकड़ा गया। दिल्ली और गुजरात, दिल्ली और पंजाब, दिल्ली और कर्नाटक, कई राज्यों ने संयुक्त अभियान भी चलाए। मान्यवर,
हमने मिशन स्पंदन से ड्रग एडिक्ट्स को आइडेंटिफाई कर उनको नशा मुक्त करने का भी एक बहुत बड़ा अभियान चला है। मगर समाज कल्याण विभाग चलाता है, आरोग्य विभाग चलाता है। मगर मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हमने टोल फ्री हेल्पलाइन की भी शुरुआत की है, नशा मुक्त भारत शपथ की भी शुरुआत की है, ऑनलाइन ई प्रतिज्ञा की शुरुआत की है। 3 करोड़ युवाओं ने प्रतिज्ञा ली है ऑनलाइन। मानस पोर्टल को शुरू किया है सहायता, गोपनीयता और विश्वसनीयता के लिए। मानस हेल्पलाइन 1933 भी उपलब्ध है, जिस पर 39,843 नागरिकों ने अपने बच्चों को ड्रग से मुक्त कराने की रिक्वेस्ट की है और 95% लोग रिहेबिलिटेशन का कोर्स पूरा कर चुके हैं। परंतु फिर भी मैं एक बार कहना चाहता हूं मान्यवर कि ये जो समस्या है ये कोई अकेली केंद्र सरकार, कांग्रेस सरकार का अकेला गृह विभाग, केंद्र सरकार का गृह विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग मिलकर नहीं कर सकते। इसमें देश के हर एक नागरिक ने योगदान देना चाहिए। कहीं पर भी अगर अपने आसपास में कोई बच्चा ऐसे लक्षण पाए जाते हैं कि वो ड्रग एडिक्ट होने का संभावना है, इनके बिहेवियर में परिवर्तन दिखता है, कहीं पर भी ड्रग बेचने की सूचनाएं मिलती है, तो जरूर हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर आप सूचना दीजिए। गोपनीयता भी बनी रहेगी, बच्चे का सामाजिक जीवन भी हम बर्बाद नहीं होने देंगे और इसको ड्रग एडिक्ट से मुक्त कराकर वापिस आपके घर में भेजने की हम व्यवस्था करेंगे। मगर ये सहयोग जब तक नहीं मिलता, सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती। परंतु ये सुनिश्चित है कि ड्रग के कारोबार से पैसा कमाने वाले, ड्रग में कमाए हुए पैसे को आतंकवाद की गतिविधियों में भेजने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मान्यवर, एक ड्रोन का जिक्र हुआ, मैं ये भी सदन को कहना चाहता हूं, हम बहुत नजदीक एक कंप्लीट ड्रोन रोधी सॉल्यूशन के प्राप्त करने में। हमारे 6 एक्सपेरिमेंट हुए हैं, अब 6 के 6 एक्सपेरिमेंट के प्लस 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 को इकट्ठा होकर एक मॉडल बनने जा रहा है मान्यवर, और मुझे आशा है कि 6 माह के अंदर ही एक कंप्लीट सॉल्यूशन ड्रोन रोधी मॉड्यूल का इंडिजीनियस आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक जैसा सॉल्यूशन डीआरडीओ और हमारी संस्था लेकर मान्यवर, मैं जब गृह विभाग की बात लेकर आया हूं तब ये भी जरूर कहना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था एक प्रकार से राज्य का इस विषय है, परंतु क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तीनों कानून ये भारत सरकार ने बनाए और तीनों कानून लगभग 160 साल पुराने थे। सन 57 की क्रांति के बाद अपने शासन को मजबूत करने के लिए बनाए गए कानून, उसमें कहीं नागरिक की चिंता नहीं थी, नागरिक के शरीर की चिंता नहीं थी, संपत्ति की चिंता नहीं थी, सम्मान की भी चिंता नहीं थी, सरकार को सुरक्षित रखने की चिंता थी। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि 75 साल तक अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, अंग्रेज की पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून, अंग्रेज सरकार को मजबूत करने के लिए बनाए गए कानून ऐसे ही चलते रहे। हम सब जिम्मेदार हैं, परंतु प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण की घोषणा लाल किले से की, गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति का आह्वान किया देश का, और मान्यवर 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इस देश की संसद ने पारित किए हुए कानून। तो यहाँ पर आप देख रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को जो बता रहे थे सरकार के कामकाज के बारे में और यहाँ पर गृह विभाग के कामकाज के बारे में, किन बातों पर फोकस है और किस तरह से काम अब तक किया गया है। आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। बीजापुर कांकेर में नक्सलियों के साथ एनकाउंटर खत्म हो गया है। इस ऑपरेशन में बीजापुर और कांकेर में
30 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों के शव को लेकर जवान लौट आए हैं यहां से और मारे गए नक्सलियों से बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद हुए हैं। बस्तर के आईजी ने इन हथियारों को दिखाया और ऑपरेशन की पूरी डिटेल उनके द्वारा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 तक की डेडलाइन दी है। अभियान के दौरान कल दिनांक 20 मार्च को प्रातः 7 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ लगातार सुबह से लेकर दोपहर शाम तक चलते रहा। इस मुठभेड़ में हमारा समस्त सुरक्षा बल सदस्य द्वारा काफी बहादुरी से एवं बेहतर रणनीति के साथ माओवादी लोकेशन को घेराबंदी करके आगे की कार्रवाई की गई थी। उसके परिणाम स्वरूप कुल 26 माओवादियों का डेड बॉडी कल की मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग में बरामद की गई थी। उनमें से 14 महिला माओवादी कैडर और 12 पुरुष माओवादी कैडर। इनका प्राथमिक शिनाख्ती अब तक जो हुआ है, इसमें एक डिविजनल कमेटी लेवल का कैडर है जिसके ऊपर 8 लाख के नाम सीतो करती, जो पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी का DVCM रैंक का कैडर है, और उसके अलावा 8 एरिया कमेटी और PPCM लेवल का कैडर जिनके ऊपर प्रत्येक को ऊपर 5-5 लाख का इनाम है। उसमें कोसी पुणे, वाघा, सुक्की पुणे, नंदा, इस प्रकार जो एरिया कमेटी और PPCM लेवल का कैडर है। और बाकी अन्य टोटल 9 प्लेटून नंबर 13 और पार्टी मेंबर का कैडर 26 में 18 का शिनाख्ती अभी तक हुआ है। शेष 8 माओवादियों कैडर का भी शिनाख्ती कार्रवाई जारी है। उम्मीद है मतलब आज शाम तक उनका भी शिनाख्ती पूर्ण हो जाएगा। तो आपने देखा इस ऑपरेशन के बारे में ये विस्तार से जानकारी दी गई। इसके अलावा एक मुहिम बड़े स्तर पर चलाई जा रही है सरकार के द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से नक्सल असर को खत्म करने के लिए। थोड़ी देर पहले राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम, बारीक आयोजन, इनकी विकास की भूख संतोषने के लिए किए गए प्लानिंग और पैसों का आवंटन है। और सुरक्षा ग्रिड को एक भी जगह गैप न रह जाए, इस तरह से हमने पुख्ता किया है। उत्तर प्रदेश में महमूद गजनबी के सेनापति सालार गाजी की याद में आयोजित होने वाले नेजा मेले का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। संभल में इस मेले पर पहले ही रोक लगा दी गई है, वहीं अब दूसरे शहरों में इस पर रोक लगाने की मांग उठ रही है। मुरादाबाद और भदोही में भी हिंदू संगठनों ने इस पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि रोक नहीं लगाई गई तो बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। इस बीच संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि गाजी का 12वीं सदी के महान सूफी संत थे और उनके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। उन्हें सोमनाथ मंदिर पर हमले से जोड़ना गलत है, मेले को रोकना अनैतिक है। लोगों ने मांग किया है कि जो ये मसूद सालार गाजी मियाँ की मज़ार का जो यहाँ पे मेला लगता है, ऐसे दुराचारी का, ऐसे अन्याय आक्रमणकारी का, अन्यायी का मेला बंद होना चाहिए। हम लोग अभी तो पत्रक सौंपे हैं मुख्यमंत्री महोदय को। इसके पश्चात यदि प्रशासन और शासन इस पर संज्ञान नहीं लेता है तो हम लोग बड़ी संख्या में जिलाधिकारी महोदय के समक्ष जाएंगे और फिर पुनः पत्रक देंगे और जैसे भी संगठन के लोग बैठ करके इस पर निर्णय लेंगे उस हिसाब से हम लोग आगे की उचित कार्रवाई के लिए कार्यक्रम करेंगे। उनके दिए गए पत्र की जांच, सघन जांच LIU से और पुलिस विभाग के द्वारा हम करा रहे हैं। उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उनमें से कोई भी आरोप अगर सिद्ध होता है या सत्य प्रतीत होता है तो हम लोग तदनुसार जो कानूनी कार्रवाई है उसको करेंगे। जहाँ तक मेले की बात है तो मेला एक परंपरागत रूप से यहाँ ऑर्गेनाइज होता रहा है और इसके विषय में कोई स्थानीय विवाद या कोई किसी प्रकार का कब्जा या इस तरह की कोई बात का या तथ्य को प्रकाश में ना आने की दशा में किसी परंपरागत आयोजन को इस तरह से रोकना समुचित नहीं होगा। जांच करने के उपरांत जो कानूनी कार्रवाई होगी हम बिल्कुल उसको कराएंगे।
आपको बता दें कि संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने फेसबुक पोस्ट पर सलार गाजी को लेकर क्या लिखा है और उन्होंने क्या इसके बारे में कहा है। यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क कहते हैं कि 12वीं सदी के महान सूफी संत थे गाजी और सूफी संत के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। बिना तथ्यों के एएसपी बयान दे रहे हैं और गाजी को सोमनाथ मंदिर पर हमले से जोड़ना गलत यहाँ पर ये बता रहे हैं संभल के सांसद। सोमनाथ मंदिर पर हमले के वक्त गाजी की उम्र 11 साल थी और इतिहास में हमले के वक्त उनकी मौजूदगी का जिक्र नहीं है। नफरत की हवा को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, मेले को रोकना अनैतिक है। तो ये जियाउर रहमान बर्क का यहाँ पर कहना है। यहाँ पर इस मेले को लेकर इस पर जो बयान उन्होंने दिया है, जो वेबसाइट पर उन्होंने लिखा है उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको ये भी बताएं कि कल बहराइच में सीएम योगी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह है और वहीं अखिलेश यादव ने भी कहा था कि बीजेपी को मिलजुल कर रहने की संस्कृति पसंद नहीं आ रही है। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए और इन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। Hello, Moto. Motorola, India's leading 5G smartphone brand. अब आपको दिखाते हैं मोटोरोला प्रेजेंट्स टॉपिक ऑफ द डे। तो आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है नक्सलियों को लेकर। 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों का क्या खात्मा होगा। तो नक्सलवाद को लेकर सरकार सख्त है और एक डेडलाइन तय कर दी है सरकार ने कि मार्च 2026 तक इस समस्या से निजात दिलाने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें हम यहाँ पर नेजा मेले की, जिसको लेकर जमकर सियासत हो रही है, उस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आप देख रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी जरा आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहां पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा और ये सब पर्दा डाल रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान के बयान की निंदा की है और गाजी सलार मसूद को आक्रमणकारी बताया है और कहा कि वो कोई संत नहीं है। तो आपने देखा किस तरह की यहाँ पर प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं। रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, अब सियासत इस पर गर्म आ रही है। अब ये बताइए आपके इस मेले को लेकर क्या वहाँ पर अब तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि तो साफ प्रशासन की तरफ से मना कर दिया गया कि इस तरह का मेला यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन और जगहों पर भी मेला होता है, उसको भी रोकने की मांग यहाँ पर उठ रही है। उस पर क्या किया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे जो विवाद संभल से शुरू हुआ था एक एएसपी के बयान से, जिसमें एएसपी आयोजकों को मेले की अनुमति देने से मना कर रहे थे, वो विवाद अब आगे बढ़ के कई शहरों में फैल रहा है। नेजा मेला, जिसको गाजी मियाँ का मेला कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगता है, जिसमें मुरादाबाद भी है, अमरोहा भी है, बाराबंकी है। सबसे बड़ा मेला जो है वो जहाँ
मसूद सलार गाजी की दरगाह है बहराइच, वहाँ लगता है जहाँ लाखों लोग हर साल आते हैं। इसके अलावा और भी कुछ शहर हैं जैसे भदोही वगैरह, इन सब जगहों पे एक एक करके हिंदू संगठन अब अपना विरोध जता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्रशासन को किसी भी हाल में अनुमति नहीं देनी चाहिए और इसलिए वो मेले का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में अब ये एक राजनीतिक विवाद बन चुका है जहां पर गाजी मियां के मेले को लेकर हिंदू संगठन खुल करके प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं। और ये जो मेला है, इस मेले को अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो ये जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पीडीए के नाम पर जीत मिली, उसके बाद संभल के जरिए बीजेपी अपनी पुरानी पिच पर पहुंचती हुई दिख दे रही है, वो पिच जिसमें हिंदुत्व को धार देती बीजेपी है। और इसी वजह से जो नेजा मेला है, इसके बहाने ओबीसी कार्ड को मजबूत करने की कोशिश है, क्योंकि सैयद सलार मसूद गाजी, जिसका इतिहास आज से 1500 साल पुराना है, 1033 में जो बहराइच में युद्ध हुआ था महाराजा सुहेल देव से, तो महाराजा सुहेल देव ने गाजी को मार गिराया था और वहां उसकी दरगाह बनी थी। उसके बाद से ही वहां एक लोग इबादत करते हैं, पूजा करते आए हैं, एक मजार है वहां पर। लेकिन अब इस मसूद गाजी का इतिहास कंगाल करके जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह से विरोध हो रहा है, वो निश्चित तौर पे पीडीए बनाम हिंदुत्व की लड़ाई का एक हिस्सा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रणवीर आपका। तो अब एक बड़ी सियासत का मुद्दा यहाँ पर ये बनता जा रहा है, क्योंकि सिर्फ संभल से यहाँ से शुरुआत ज़रूर हुई थी, लेकिन कई शहरों में, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, ये मेला जो है आयोजित किया जाता है, उसे भी रोकने की मांग यहाँ पर उठने लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, कर्नाटक से खबर है। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने सदन की कार्रवाई में बाधा डालने और सदन में हंगामा करने के आरोप में 18 भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया है। निलंबित विधायकों में मुनिरत्न डोडाना गौड़ा, एच पाटिल, सीएन अश्वत्थ नारायण, एसआर विश्वनाथ, बसवराज, एमआर पाटिल, सुरेश गौड़ा, भरत शेट्टी, यशपाल सुवर्णा और अन्य शामिल हैं। तो यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है कर्नाटक विधानसभा में। यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं यूटी खादर, उन्होंने सदन की कार्रवाई में बाधा डालने और हंगामा करने के आरोप में ये 18 भाजपा विधायकों को निलंबित किया है। बताइए, निहाल हमारे साथ जुड़े हैं। निहाल, बताइए किस तरह की बाधा यहाँ पर डाल रहे थे और क्या कहा गया इस कार्रवाई को करते वक्त? देखिए, इन सभी विधायकों को, जो बीजेपी के 18 विधायक हैं, जो नाम आप ले लीजिए, इनमें से कुछ नाम शामिल हैं और उसमें कई वरिष्ठ विधायक हैं जैसे डॉक्टर अश्वत्थ नारायण, भरत शेट्टी। इन लोगों को 6 महीने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि जब बिल वहां पे लाया जा रहा था 4% रिजर्वेशन का माइनॉरिटीज और ओबीसी के लिए, उस वक्त ये लोग वेल में आ गए और वहां पर ये हल्ला हंगामा करने लगे। न सिर्फ इस पर आपत्ति जता रहे थे, बल्कि साथ ही साथ हनी ट्रैप का जो मामला है उसको लेकर के भी ये हल्ला हंगामा कर रहे थे और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से जवाब तलब कर रहे थे। और ऐसे में जब ये कंट्रोल से, नियंत्रण से बाहर हुए हालात, तब 6 महीने के लिए इन सबको सस्पेंड कर दिया गया। बहुत शुक्रिया निहाल आपका सब जानकारी के लिए। तो 6 महीने के लिए 18 बीजेपी विधायकों को सदन से सस्पेंड यहाँ पर किया गया है। सदन में हंगामे के आरोप में इन्हें सस्पेंड किया गया है।